नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं और वीडियो के शुरू में मैं कहना चाहता हूं कि वो बच्चे इस वीडियो को बिल्कुल भी मत देखिएगा जो बच्चे NTPC एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं। मैं आपको समझा दूं दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और हो सकता है यहाँ पर कुछ बच्चों को बुरा भी लगे। बुरा क्यों लगेगा? क्योंकि मैं आपके सामने कुछ वास्तविकता, कुछ सच्चाई बताने वाला हूं कि आप कहां पर गलती कर रहे हैं और आप क्या गलती कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि आप रेलवे NTPC 2024 को पहले ही प्रयास में कैसे निकाल सकते हैं, उसका सॉलिड तरीका बताने वाला हूं। स्पेशली हम बात करेंगे CBT 1 एग्ज़ाम को लेकर। CBT 1 जो कि पूरी तरह से क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होता है दोस्तों। मतलब यहाँ पर आपकी जो सिलेक्शन होता है वो सिलेक्शन के लिए एग्ज़ाम नहीं होती, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होता है जिसमें लगभग 20 गुना बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। आपको ये पता होगा, नहीं पता है जो बच्चे पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो सबसे पहली बात तो ध्यान रखिए कि CBT 1 को आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है, ठीक है। और क्वालिफाई जब आप करेंगे तो उसमें जितनी भी पोस्ट हैं, आपको पता होगा कि लगभग 10,000 के समथिंग पोस्ट निकली है, 10,884। तो 10,000 का 20 टाइम्स बच्चों का सिलेक्शन इसमें होगा। लेकिन यहाँ पर 10,000 जो पोस्ट निकली है वो कुछ ग्रेजुएट लेवल की है और कुछ 12th लेवल की है। जितनी 12th लेवल की है उसके 20 गुना ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन होगा और जितने ही ग्रेजुएट लेवल की है उसके भी 20 गुना बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन होगा। मतलब वो उतने बच्चे क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद ही CBT 2 पर बात होती है। तो आज के इस वीडियो में हम पूरी तरह से बात करने वाले हैं CBT 1 को लेकर कि आपके पास एक कैसा सॉलिड तरीका बताने वाला हूँ आपको जिसके माध्यम से आप CBT 1 एग्जाम्स को हंसते खेलते निकाल देंगे, बहुत ही आसानी से निकाल देंगे। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरी स्टेप है यहाँ पर रेलवे NTPC की अगर एग्ज़ाम में आपको एक जॉब उठानी है तो CBT 1 क्वालिफाई करना सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद ही बात होती है CBT 2 की। तो बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा। और 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने ये एग्ज़ाम्स को CBT 1 को क्वालिफाई किया था। बाद में जो बच्चे होते हैं वो CBT 2 की कैसे तैयारी करनी है वो आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतना कंपटीशन मिलता नहीं है। कंपटीशन जितना भी मिलता है, आपको पता होगा कि लगभग 2 करोड़ के समथिंग फॉर्म फिलअप किए गए थे 2019 में। तो समझिए आपकी कंपटीशन CBT 1 में कितना ज़बरदस्त था। जिसने CBT 1 को आसानी से निकाल दिया, यकीन मानिए उसको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े CBT 2 की एग्ज़ाम में। और जितने CBT 2 में उसने निकाल दिया तो उसके बाद तो अलग अलग पोस्ट के लिए, जैसे कि किसी में टाइपिंग टेस्ट होता है, किसी में साइको टेस्ट होता है, तो ये सभी टेस्ट आपको अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए क्वालिफाई करना है। तो वहाँ पर इतना ज़्यादा कंपटीशन आपको देखने को मिलता नहीं है जितना कि आपको CBT 1 में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों CBT 1 की। अब मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको CBT 1 को क्वालिफाई करना है। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि आप सबसे पहले तो अपना एक शेड्यूल फिक्स कर लीजिए, पढ़ने का शेड्यूल। सबसे टॉप प्रायोरिटी की चीज़ है कि आपको पढ़ने का शेड्यूल फिक्स करना है। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि CBT 1 को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम आपको कितने मार्क्स की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है दोस्तों कि ये डिपेंड करता है आपके जोन के ऊपर। आपने अपना फॉर्म किस जोन से भरा है। हर जोन का अलग अलग कट ऑफ होता है। मैं यहाँ पर कोई कट ऑफ के बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करूँगा। जो बच्चे सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पर कट ऑफ बताने वाला हूँ, तो आपको मैं बिल्कुल भी कट ऑफ के बारे में बताऊँगा नहीं, और ये बताना भी नहीं चाहिए। और आपको भी इस चीज़ का बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखना है कि पिछले साल कट ऑफ किया गया था, 2019 में कट ऑफ किया गया था, 2016 में कट ऑफ किया गया था। ये जितने भी वीडियो बनाए जाते हैं यूट्यूब पर, या फिर अगर आपको कोई बता रहा है तो ये बिल्कुल भी बेकार की चीज़ें हैं। आपको इनमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि हर साल कट ऑफ चेंज होता है। और कट ऑफ सीधा सीधा डिपेंड करता है दोस्तों पेपर के लेवल पर, पेपर में आपके जोन में कितने बच्चे अपीयर हुए हैं उस पर, और किस लेवल के बच्चे, उनकी तैयारी कैसी है।
उस पर डिपेंड करता है कट ऑफ। तो इस पर हम बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे कट ऑफ पर, लेकिन मैं आपको बता दूं ये आपके लिए ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि आपको मिनिमम कितने मार्क्स आने चाहिए CBT 1 को क्वालिफाई करने के लिए। अब आप एनालिसिस कैसे करेंगे कि मुझे कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि आप अपना एक शेड्यूल फिक्स कर लीजिए, साथ में आप मॉक टेस्ट बराबर तरीके से लगाते रहिए। जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगाएंगे दोस्तों उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि अपने मॉक टेस्ट का एनालिसिस बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कीजिएगा, वो आपको बहुत बेनिफिट दिलाएगा, ठीक है ना। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी बात है। अब यहाँ पर ये आता है कि जो 100 नंबर का आपका CBT 1 होता है, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर 40 नंबर का यहाँ पर आपको GK देखने को मिलेगा, साथ में आपको 30 नंबर का यहाँ पर आपको एप्टीट्यूड देखने को मिलेगा और 30 ही नंबर को आपको रीजनिंग देखने को मिलेगा। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं CBT 1 को, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों। अब यहाँ से हम बात कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपका सबसे वीक पोर्शन कौन सा है इन तीनों में से। अगर बात की जाए जैसे कि GK हो गया, रीजनिंग हो गया और एप्टीट्यूड हो गया, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा सबसे वीक सेक्शन इसमें से कौन सा है और सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्शन मेरा कौन सा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है रीजनिंग, सेकंड नंबर पर एप्टीट्यूड और थर्ड नंबर पर अगर GK, अगर ये सीक्वेंस है, मतलब आपको सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग सेक्शन अगर बात की जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग आपका रीजनिंग है, उससे कम आपका एप्टीट्यूड और GK आपका सबसे कमजोर है। तो अगर आपको ये पता है तो आपको बिल्कुल ये पता होना चाहिए कि जब मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है। एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाती है, ऐसा नहीं हो कि अगर आपका रीजनिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग है लेकिन आप स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद रीजनिंग को ज़्यादा समय दे रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। पहला रूल ये कहता है आपका कि आपको उस सब्जेक्ट को ज़्यादा समय देना है जो सब्जेक्ट आपका वीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपका जो सेक्शन स्ट्रॉन्ग है उसमें आपका हाथ ऐसा होना चाहिए कि अगर 30 नंबर की रीजनिंग आ रही है तो किसी भी मॉक टेस्ट में आपके 25 नंबर से कम किसी भी हालत में नहीं आने चाहिए, चाहे वो मॉक टेस्ट सबसे टफ हो या फिर वो मॉक टेस्ट बहुत इजी हो, किसी भी केस में। ये सबसे महत्वपूर्ण रूल है अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो जब भी मॉक टेस्ट दें, आपका जो सब्जेक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग है उसमें आपके मार्क्स कभी भी कम नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। एक और इम्पोर्टेंट बात, जो आपका सब्जेक्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, आप उसमें उस सब्जेक्ट के सभी टॉपिक्स के नाम लिख लीजिए, ठीक है ना। नाम लिखने के बाद ये देखिए कि अगर कोई 5 प्रश्न, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको 30 में से 25 मार्क्स आते हैं, तो जो 5 क्वेश्चन गलत हुए हैं या फिर छूटे हैं वो इनमें से किस टॉपिक के अंतर्गत आते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। अगर 20 टॉपिक है उनमें से 5 टॉपिक ऐसे हैं कि इसमें से ये क्वेश्चन मेरा गलत हो रहा है, तो उन टॉपिक को आपको अलग एक लिस्ट बना लेनी चाहिए या फिर एक कॉपी मेंटेन करना चाहिए उस सब्जेक्ट की, जिससे कि उस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं वो उस कॉपी में मेंटेन करें, उस कॉपी में नोट डाउन करें और डेली उनका रिवीजन करें। ये सबसे महत्वपूर्ण है। मैं आपको बहुत बारीक तरीके से बता रहा हूँ कि आप कैसे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं और कैसे अपने मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही बारीक आपके पास सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो रेलवे NTPC 2024 का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें अब आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। अब आप ये नहीं सोच सकते कि मैं 1 साल तैयारी करूँगा या फिर मैं 2 साल तैयारी करूँगा या फिर मैं 6 महीने तैयारी करूँ। हो सकता है कि आपका 10 से 15 दिनों में आपको नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाए, उसके बाद 2 महीने के अंदर आपका CBT 1 का एग्ज़ाम भी हो जाए। अगर 1 महीने में फॉर्म फिलअप हो गए तो उसके बाद आपका 1 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम किसी भी समय हो सकता है। तो यहाँ पर वही बच्चे आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे या फिर अपना सिलेक्शन कंफर्म कर पाएंगे जो बच्चे कम मेहनत के साथ थोड़ी सी एक स्ट्रेटेजी अच्छी बनाएं और एक अच्छी रणनीति के साथ अपनी तैयारी जारी रखें। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास 24 घंटे हैं दिन में, तो आप अगर 16 घंटे पढ़ते हैं तो उस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन एक 8 घंटे पढ़ने वाले बच्चे का सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहती है,
क्योंकि वो 8 घंटे का यूज़ कैसे कर रहा है, वो कितना अच्छे तरीके से, कितनी बढ़िया उसकी स्ट्रैटेजी है, कितनी बढ़िया रणनीति के साथ वो समझ पा रहा है। लेकिन ये 16 घंटे पढ़ने वाला भी हो सकता है सिलेक्शन नहीं ले, क्योंकि ये 16 घंटे का सही से यूज़ नहीं कर रहा है। इसको कहते हैं एक प्रकार से कि पहाड़ में हल चलाना। अगर आप पहाड़ में हल चलाएंगे तो आप कभी भी अच्छी खेती नहीं कर पाएंगे, अच्छी फसल को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आपकी ज़मीन अच्छी है, आपने एक अच्छी ज़मीन पर खेल रहे हैं, तो आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो 8 घंटे पढ़ के भी सफलता प्राप्त की जा सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि 8 घंटे का आपने यूज़ कैसे किया है। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा था अभी कि आप हर टॉपिक आपको पता होना चाहिए एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जीके में, कि मुझे कौन कौन से टॉपिक मेरे इसके अंतर्गत स्ट्रांग है और कौन से टॉपिक वीक है। अब आपको ये चीज़ कोई बताएगा नहीं, इसके लिए आपको डेली एक मॉक टेस्ट देना होगा। और उस मॉक टेस्ट के बाद जितने भी मार्क्स आपके 5, 7, 10 नंबर जितने भी कम आ रहे हैं, जितने क्वेश्चन हैं, उन सभी टॉपिक्स के नाम लिखना है कि किस टॉपिक से मेरे क्वेश्चन गलत हुए हैं। और उन टॉपिक के नाम लिखने के बाद उन टॉपिक से संबंधित आपको 1, 2, 3 जितने भी क्वेश्चंस आपको लगते हैं उस टाइप के बन रहे हैं, उनको एक कॉपी में नोट डाउन करना है और डेली उनका रिवीजन करना है। ये स्पेशली बात हो रही है दोस्तों एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए। जीके के केस में थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ होती है, क्योंकि क्या होता है कि जीके में जीके सबसे पहली बात तो बहुत वास्ट होता है, बहुत बड़ा होता है, और डेली का करंट अफेयर्स भी जीके बनता जाता है। आप अपने मार्क्स इस एग्ज़ाम को अगर क्वालिफाई करना है तो इसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर ये भी होता है कि जिन बच्चों का रीजनिंग और एप्टीट्यूड अच्छा है उनके क्वालिफाई करने के चांस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है ना। जीके बिल्कुल एक ऐसा फैक्टर होता है जो कि पूरी बाजी को पलट देता है। लेकिन समझिए कि अगर यहाँ पर कोई बच्चा जिसका मैथ्स और रीजनिंग बहुत ही सॉलिड है, मान लीजिए अगर वो 30-30 नंबर भी ले आता है दोनों ही सब्जेक्ट्स में, इन हाउ मतलब अगर उसका एक एक क्वेश्चन भी गलत मान लें, फॉर एग्जाम्पल इतना अच्छा है कि एक एक क्वेश्चन ही गलत हो रहा है उसका, तो भी अगर 30-30 में से और 60 में से 58 मार्क्स ले आता है। और मैं आपको बता दिया था कि सिर्फ 80 नंबर बहुत ही सफिशिएंट, अगर आपके मतलब जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें आपके 80 मार्क्स आ रहे हैं, 80 मार्क्स आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है आपके सिलेक्शन की। तो सिर्फ उसको यहाँ पर अब सिर्फ 22 नंबर की दरकार है, जो कि जीके में आसानी से 40 में से 22 नंबर आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। 20-22 नंबर, क्या 50% भी आप जीके नहीं कर पाएंगे? तो इसलिए संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है यहाँ पर उस बच्चे की जिसका एप्टीट्यूड और रीजनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन कुछ बच्चे जीके में भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनका जो गेसिंग पावर होता है कि जो गेस करते हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से गेस भी इतना सही होता है कि वो जीके में 40 में से 35 मार्क्स भी ले आते हैं, ठीक है ना। तो वो केस एक अलग केस होता है। लेकिन यहाँ पर आपका एप्टीट्यूड और रीजनिंग को आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। और मैं आपको बता दिया है कि आपको क्या करना है कि इनके टॉपिक्स को सिलेक्ट करना है। अगर आप सही से सिलेक्ट करेंगे, आपको पता होगा कि किस टॉपिक में मैं कमज़ोर हूँ, किस टॉपिक में मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। आप स्ट्रॉन्ग टॉपिक पर ज़्यादा मेहनत ना करें, और कमज़ोर जो आपके टॉपिक्स जहाँ पर आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनको अगर अच्छे से आप सॉल्व करेंगे तो आप 100% इसमें आप 60 में से 55+ मार्क्स आसानी से प्राप्त कर लेंगे, और बचे हुए 25 नंबर लाना जीके में कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये एक स्ट्रेटेजी है जिसको फॉलो करके 2019 में बहुत सारे बच्चों ने सिलेक्शन प्राप्त किया। तो एक सॉलिड तरीका होता है। और पढ़ना कैसे है मैं आपको बता दिया है। आपको नोटबुक जरूर मेंटेन करनी है, ठीक है ना। नोटबुक मेंटेन करिए स्पेशली एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए यहाँ पर। लेकिन नोटबुक मेंटेन करने से पहले एप्टीट्यूड के सारे फॉर्मूले और रीजनिंग के भी कुछ जिन टॉपिक्स में फॉर्मूले होते हैं उनको लिख लीजिए। साथ साथ आप जो टॉपिक आपके कमज़ोर हैं, 4 से 5 मॉक टेस्ट देंगे, उसमें आपको समझ में जाएगा कि आपके कौन से टॉपिक कमज़ोर है, तो उनको लिख लीजिए, उनके क्वेश्चंस को लिख लीजिए और डेली उनका रिवाइज कीजिए। तो कम समय में आप एक अच्छा स्कोर इसमें कर पाएंगे। जीके तो आप ये मान लीजिए कोई भी एक बुक उठा लीजिए, या फिर एक टारगेट सेट कीजिए कि मुझे 10,000 क्वेश्चंस कंप्लीट करना है जीके के, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप इतना करके चले जाते हैं जीके में तो आप आसानी से 40 में से 30 नंबर तक भी ला सकते हैं। अगर जीके में 40 में से 30 नंबर आ जाते हैं और एप्टीट्यूड रीजनिंग में अगर आप दोनों के मिला के 55 नंबर भी
ले आते हैं तो आप आसानी से 85 मार्क्स पर पहुंच जाएंगे। एनी हाउ अगर आपके 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो गए, 2-4-5 नंबर कम आए, तो भी आप 80 तक रहेंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्कोर होता है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो ये कुछ स्ट्रेटजी है जिसको यूज़ करके 2019 में बहुत सारे बच्चों ने CBT 1 को क्वालिफाई किया था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं। कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अगर आपका कोई भी डाउट है एग्जाम से रिलेटेड, RRB NTPC 2024 से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।